हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक नया लेक्चर करने वाले हैं। उसमें आज का प्रश्न है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपसे बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो प्रॉपरली क्वेश्चंस का, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा सा लूज़ हो जाते हैं, ढीला कर देते हैं। मतलब कि धीरे धीरे लेक्चर लेकर के आएंगे, 3-4 दिन में एक बारी लेकर के आएंगे। और जो 108 दिन की सीरीज़ है उसमें 2-3 सब्जेक्ट बस ख़त्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग के रिस्पांस पे डिपेंड करता था कि कितना ज़्यादा हम लोग बूस्ट होंगे। आप लोग कोई रिस्पांस नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप लोगों को सब चीज़ें आ रही हैं और रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज का प्रश्न मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आज केवल 5 प्रश्न दूंगा। जिस हिसाब से इसके आंसर आएंगे उसी हिसाब से आगे की स्ट्रेटजी बना लूंगा। मुझे ये समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप लोग। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि क्रोनोलॉजी लगानी है, काल क्रमानुसार जो है, काल क्रमानुसार इसको जो है व्यवस्थित करना है। 4 मुकदमे यहाँ पर दिए हुए हैं। कभी कभी मुकदमे की जगह पर इसको कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र के नाम से लिख सकता है, ठीक है। तो पहला है लाहौर मुकदमा, दूसरा काकोरी, तीसरा मेरठ और चौथा कानपुर। आपको बताना है कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन और सबसे बाद में कौन हुआ, या आप डायरेक्टली ईयर बता सकते हो। दोनों चीज़ों से क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, इसमें भी क्रोनोलॉजी ही बताना है। गदर पार्टी, ठीक है, गदर पार्टी कब बनी, ए। बी है आपका चिटगांव शस्त्रागार छापा। सी है यहां पर बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना। और चौथा है केंद्रीय असेंबली में बम कांड, ठीक है। तो इन चारों में भी बताना है कि पहले कौन हुआ, दूसरा कौन हुआ, तीसरा कौन और चौथा कौन हुआ। आप चाहें तो डायरेक्टली ईयर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है आज का, ये है कि काकोरी षड्यंत्र केस या एक्शन डे, जो भी बोला जाए इसको, इसमें जो 4 लोग हैं, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन, ठीक है। इन लोगों को कहाँ फांसी हुई आपको ये बताना है क्रमशः। अगला प्रश्न है यहाँ पर चौथा कि एक महिला क्रांतिकारी है, ठीक है, जो कि अपने दीक्षांत समारोह में जब डिग्री ग्रहण कर रही है तो जो कुलाधिपति हैं उन पर गोली चला देती है। नाम बताना है यहां पर कि वो कौन है। अगला प्रश्न है पांचवा, ढाका की जो अनुशीलन समिति है, ढाका अनुशीलन समिति, ठीक है, उसका बताना है, एस्टेब्लिशमेंट का ईयर बताना है और किसके नेतृत्व में ये आती है, ठीक है। फिर आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। आज 3 टॉपिक हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। पहला है कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे हैं उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विभाजन के बारे में, स्वदेशी आंदोलन के बारे में, और उसके बाद सूरत स्प्लिट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सूरत में जो 2 फाड़ होती है कांग्रेस, उसके विषय में पढ़ेंगे। हो सकता है कि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए, शायद 1.5 घंटे के आसपास हो जाए या 1.25 घंटे के आसपास हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। 2-3 क्लासेस गैप हुई हैं, उसको प्रयास है कि हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे जो भी टारगेट था इस वीक का। आप लोग का सहयोग जो है बहुत ज़्यादा अपेक्षित है, तो अपना सहयोग करिए। जो भी प्रश्न दिए जाते हैं उनमें कमेंट करिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग को अगर बोरियत होगी तो ऑब्वियस सी बात है, कमेंट्स नहीं आएंगे तो हम लोग को भी बोरियत होगी, और उससे फिर हम दोनों लोग का जो है लॉस ही होना है। चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ उस क्षेत्र में पीछे होंगे हम लोग, या आप पढ़ रहे हो तो आप लोग का भी कोर्स कंटेंट पीछे हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो भारत के बाहर हो रही हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आता है कि सबसे पहले लंदन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर श्याम जी कृष्ण वर्मा एक व्यक्ति हैं जो कि इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है
कि श्यामजी कृष्ण वर्मा क्या बनाते हैं, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाते हैं, और इंडियन होम रूल सोसाइटी के अंतर्गत ही इंडिया हाउस बनता है, यानी कि इंडिया हाउस की स्थापना होती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखनी है कि डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से पूछता है कि इंडिया हाउस, ठीक है, इसकी स्थापना कौन किया, तो इसकी स्थापना इंडियन होम रूल सोसाइटी के अंतर्गत हुई, यानी कि अगर ऑप्शन में श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम देता है तो आप डायरेक्टली उसको टिक कर दोगे। ठीक है, आगे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एक और जो है संस्था बनाई जिसका नाम है द इंडियन सोशलिस्ट, ठीक है ना, सोशलॉजिस्ट, तो इसको भी याद रखेंगे, द इंडियन सोशलॉजिस्ट। ठीक, अब इसकी सहायता से ये सब हो क्या रहा है, कहाँ हो रहा है, तो लंदन में हो रहा है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, हमेशा याद रखना है, इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस से श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम जुड़ा हुआ है, और हर वर्ष मतलब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यूपीपीसीएस में नहीं पूछे जाएंगे तो बीपीएससी में पूछे जाएंगे, बीपीएससी में नहीं पूछे जाएंगे तो यूपीएससी में पूछे जाएंगे। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कुछ ही नाम है जो इंडिया से बाहर इस तरह की चीज़ें संस्थाएं चला रहे हैं, तो इसलिए ये नाम और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ब्रिटेन में जो है भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव किसके द्वारा पड़ी, अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो भी आप बता सकते हो कि श्यामजी कृष्ण वर्मा है, जो द इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक एक संस्था बनाते हैं, या इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं, या इंडिया हाउस नामक संस्था वहाँ पर बनाते हैं। तो इसी के द्वारा ब्रिटेन में जो है भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ती है। फिर आता है गदर पार्टी के बारे में, तो कई बार हम लोग गदर पार्टी को जो है कवर कर चुके हैं। गदर पार्टी, ठीक, सबसे पहली चीज़ जाननी है कि गदर पार्टी जो है वो कब बनती है, तो बनती है 21 अप्रैल 1913 को। तो याद कर लेंगे ईयर, क्योंकि डायरेक्टली वर्ष पूछता है कब बनी थी, तो 1913 में बनी थी। आज का फॉन्ट थोड़ा छोटा हो गया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा उसको लिख दूँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, आगे अभी मैंने ठीक से नोट्स फिर से बनाए हैं। ठीक है, क्या उसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव क्या है गदर पार्टी को बनाने का, तो ऑब्जेक्टिव वॉज टू फ्री इंडिया, ठीक है ना, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए ये लोग गदर पार्टी का जो है निर्माण कर रहे हैं या उसको ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। कौन कौन करा रहा है, तो अमेरिका और कनाडा, जो भी लोग अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक है, या फिर कनाडा में रह रहे हैं, वहाँ पर जो रहने वाले भारतीय हैं उनके द्वारा जो है गदर पार्टी में सहयोग किया गया है और गदर पार्टी बनाने में उनका योगदान है। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ इसका मुख्यालय बनाया गया, तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में एक स्थान है, वहाँ पर जो है इसका मुख्यालय बनाया जाता है। फिर 1913 में सोहन सिंह भकना, जो कि गदर पार्टी के प्रारंभिक सदस्यों में यानी कि संस्थापक सदस्यों में है, सोहन सिंह भकना है, लाला हरदयाल है, ठीक है, इसके अलावा भी 2-3 नाम है। तो याद रखना है कि सबसे पहले सोहन सिंह भकना और फिर लाला हरदयाल, ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। अब सोहन सिंह भकना से रिलेटेड एक चीज़ और बताई है कि 1913 में ही इन्होंने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट बनाया। क्या बनाया, एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट, तो इस संस्था का भी निर्माण करते हैं सोहन सिंह भकना। तो ये भी चीज़ याद रखनी है, हमेशा एग्जामिनेशन में गदर पार्टी से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद एक बात और आती है, काबुल अफगानिस्तान की बात करें, ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है, भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का निर्माण कर दिया गया है। राजा महेंद्र प्रताप कौन है, तो जो गदर पार्टी है ना उसमें भी एक ये सदस्य हैं राजा महेंद्र प्रताप, इन्होंने भारत की प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना की है। आपको जाना है, राजा महेंद्र प्रताप की फोटो देखनी है, बूढ़े से हैं, पकी हुई दाढ़ी में इनकी फोटो आपको मिलेगी, ठीक है, तो राजा महेंद्र प्रताप को आप देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया, राजा महेंद्र प्रताप ने बरकतुल्ला एक व्यक्ति हैं उनके साथ मिलकर के भारत की अस्थायी सरकार कहाँ पर बनाई, काबुल अफगानिस्तान में घोषित कर दिया कि ये भारत की अस्थायी सरकार है। खुद को राष्ट्रपति घोषित करते हैं महेंद्र प्रताप और प्रधानमंत्री घोषित करते हैं बरकतुल्ला को। तो इससे भी प्रश्न पूछता है कि भारत की प्रथम अस्थायी सरकार कहाँ बनी और उसमें राष्ट्रपति कौन था, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जिन्होंने स्थापना की राजा महेंद्र प्रताप ने, वो खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिए और जो उनके सहयोगी थे बरकतुल्ला, उन्हें प्रधानमंत्री की पदवी दे देते हैं। फिर आता है एक नाम भीकाजी कामा का, ठीक है, तो अभी जब हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी तो नोट्स पढ़ रहे हैं, तो टेक्स्ट पढ़ेंगे तो बिल्कुल जानेंगे कहाँ पैदा हुई, क्या पिता का नाम, माता का नाम, ये सारी चीज़ जानेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें इंपॉर्टेंट क्या जानना है कि भारतीय क्रांतिकारी की माँ
यानी कि भारतीय क्रांति की माँ के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय क्रांति की माँ तो कौन है, तो वो है भीकाजी कामा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय क्रांति की माँ कौन है, तो भीकाजी कामा है, नाम याद रखिएगा। इन्होंने क्या क्या किया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है इनके बारे में कि यूरोप और अमेरिका से क्रांति का संचालन, अगर पूछे कि वह कौन सी महिला है जिसने यूरोप और अमेरिका से क्रांति का संचालन किया, तो आप लिख दोगे भीकाजी कामा। ठीक है, भीकाजी रुस्तम कामा। फिर अगर पूछता है कि जर्मनी के स्टुटगार्ड में भारतीय झंडा किसने फहराया, तो आप बता दोगे भीकाजी रुस्तम कामा। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है और इस काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहां से कि जर्मनी के, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, जर्मनी के स्टुटगार्ड नामक स्थान पर क्या करती हैं, भारतीय झंडा फहराती हैं। ठीक, आपको पता है कि जो वर्तमान भारतीय झंडा है वो कौन बनाया था, तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। आप इसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो क्या होता है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, किसने बनाया ये जो भारतीय झंडा फहराई, उसे किसने बनाया, तो उसे आपका बनाया वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर जी ने, और उनके साथ में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो ये चीज याद रखिएगा कि जो भीकाजी कामा ने स्टुटगार्ड में जर्मनी के झंडा फहराया, उसका जो निर्माण किया था वो वीडी सावरकर के साथ श्यामजी कृष्ण वर्मा दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के किया है। अब हम लोग आते हैं कामागाटा मारू प्रकरण की बात करते हैं। कामागाटा मारू क्या है, तो कामागाटा मारू सबसे पहले एक किराए पर लिया गया शिप है। ठीक है ना, क्या है ये, शिप है। ठीक है ना, यानी कि नाव है, यहां पर भी मैंने लिख रखा है, तो ये एक नाव है कामागाटा मारू। कौन इसमें लीड कर रहा है उस नाव में, मतलब जो भारत के हैं गुरुदत्त सिंह, इन्होंने ही किराए पर लिया, तो यानी कि एक तरह से लीड कर रहे हैं। जाना कहाँ है, हांगकांग से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे थे ये लोग, और इनको जाना था कनाडा। ठीक है, कितने लोग बैठे थे, तो 376 लोग बैठे थे, 376 पीपल जो है उसमें लोग बैठे हुए थे। ठीक है, जब ये शिप चलती है हांगकांग से और वैंकूवर पहुंचने वाली रहती है, मतलब कि समझ लीजिए कि लोग वहां पर उतरने वाले रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कनाडियन पुलिस जो है इस कामागाटा मारू जो शिप है उसको रोक देते हैं। ठीक है, अब जब इस शिप को रोक देते हैं और वहां पर उतरने नहीं देते हैं, तो सोचिए क्या स्थिति हो रही है कि हांगकांग से 376 लोग चले, कुछ समय लगा, कुछ राशन रखे थे जो कि वैंकूवर पहुंचने पर जब उन्हें उतरने नहीं दिया गया, तो ऑलमोस्ट समझिए कि कुछ दिन का शेष बचा हुआ राशन है। ठीक है, अब उन्हें कहा गया कि आप जहां आए हो वहीं जाओ, तो वो कहाँ आएंगे, एक जनरल सी बात है कि वो अपने स्वदेश ही लौटेंगे जब उन्हें वहां पर शिप जो है पार्क नहीं करने दी गई, उतरने नहीं दिया गया। वो बाहर आते हैं, मतलब वहां से लौट आते हैं, लौट के आते हैं भारत में। ठीक है, भारत में आते हैं तो उनकी मुठभेड़ हो जाती है किसके साथ, जो यहाँ पर ब्रिटिश है उनके साथ। कुछ लोग मारे जाते हैं, लगभग 18 क्रांतिकारी जो है या उसमें जो सवार लोग हैं वो लोग मारे जाते हैं, और बाकी 150 प्लस यानी कि 200 के आसपास लोगों को बंदी बना लिया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये आप देख रहे हो कि किस तरह से भारतीयों को अमेरिका में एंट्री नहीं दी जा रही है, फिर वहां से बेचारे बाहर मतलब वापस आ रहे हैं। ये काफी आक्रोशित कर देने वाला था। तो इसमें जब लोगों को कैद कर लिया गया, तो एक तटीय समिति या शोर कमेटी की गठन हुआ। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि शोर कमेटी का गठन कब हुआ, तो वो रिलेटेड है कामागाटा मारू से। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि पुलिस ने जो आपका वैंकूवर है वहां पर शिप को रुकने नहीं दिया और भारतीयों को उतरने नहीं दिया, 376 लोग वापस आ गए। तो पूछता है कि तटीय समिति में किसने किसने पैरवी किया, कौन कौन था उसमें। तो पहले थे सोहनलाल पाठक, याद कर लीजिएगा, 3 ही नाम है। दूसरे थे हुसैन रहीम, और तीसरे थे बलवंत सिंह। ठीक है, तो सोहनलाल पाठक हैं, हुसैन रहीम है, और तीसरे हैं बलवंत सिंह। तीनों लोग तटीय कमेटी या शोर कमेटी के सदस्य हैं। फिर आता है रास बिहारी बोस के बारे में। रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष, इसमें अंतर कर लेंगे। तो ये है रास बिहारी बोस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इनके बारे में कि ये अप्रवासी हैं। क्या है, इमिग्रेंट है एक तरह से, मतलब अप्रवासी हैं, भारत में नहीं रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं, जापान में रह रहे हैं। और इन्होंने एक बैंकॉक सम्मेलन आयोजित किया। बैंकॉक सम्मेलन आयोजित किया कब, तो 14 से 23 जून 1942 को। ईयर याद रखिएगा, 1942 की घटना है ये। यहाँ पर भारत छोड़ो शुरू होगा अभी। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, बैंकॉक सम्मेलन करते हैं 14 से 23 जून के बीच में। उसमें निमंत्रण किसको देते हैं, एससी बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण दे रहे हैं। फिर रास बिहारी बोस से संबंधित एक प्रश्न और पूछता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कौन किया, तो इंडियन इंडिपेंडेंस
लीग की स्थापना कौन कर रहा है, तो रास बिहारी बोस कर रहे हैं। देखिए कुछ चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं, ठीक है। तो जब भी रास बिहारी बोस का नाम आएगा तो एक संस्था बना के रखे हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, उसको आप लोग याद कर लो। अप्रवासी हैं, जापान में रहते हैं उस समय, और आगे के वर्षों में यानी कि 1940 के बाद सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर के रास बिहारी बोस, यानी कि बोस बोस दोनों लोग हैं, एक लोग आरबी बोस हैं, एक लोग एससी बोस हैं, दोनों लोग मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। फिर आता है अगला जो टॉपिक है हम लोग का आज का, वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का विभाजन, ठीक है। अब बंगाल के विभाजन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल देख लेते हैं कैसे कैसे हो रहा है, कब हो रहा है। तो सबसे पहले की अनाउंसमेंट हो रही है, एक घोषणा हो रही है। कब हो रही है? जुलाई के महीने में हो रही है, 1905 में, ठीक है। जुलाई के महीने में घोषणा हो रही है कि बंगाल का पार्टीशन कर देंगे। तो जब बंगाल के पार्टीशन की बात आती है तो 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की बात आती है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू कर लेते हैं। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी इस आंदोलन के अगेंस्ट थे। ये कहते हैं कि यार देखो, स्वदेशी आंदोलन शुरू करोगे, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करोगे, ठीक है, हो सकता है होली जला दो तुम लोग कपड़ों की, तो ये सब चीज़ें क्या है, एक तरह से बर्बादी है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करते हैं। तो अगर ये पूछे कि स्वदेशी आंदोलन को कौन फेवर नहीं किया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी फेवर नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ये जो है मूर्खता है, आप इस तरह से किसी आंदोलन को बहिष्कार कर रहे हो। हालांकि स्वदेशी आंदोलन जो है एक्सेप्ट होता है, आगे बढ़ता है, महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। अभी मैं बताऊंगा होता क्या है। तो 7 अगस्त को क्या हो रहा है, ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हो रहा है, ठीक है। ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हो गया। तो याद रखिएगा, पहली बार अनाउंसमेंट कब हुई पार्टीशन की, तो 20 जुलाई को हुई। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, क्योंकि 3 डेट इसमें पूछती है कि किस डेट में पहली बार अनाउंसमेंट होती है। तो 20 जुलाई 1905 को दोस्तों अनाउंसमेंट हो रही है कि हम लोग बंगाल का पार्टीशन कर देंगे। स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो रहा है, उसके जस्ट एक रिफ्लेक्स एक्शन समझ लो कि जस्ट जैसे ही 20 जुलाई बीता, 17 दिन बाद स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई। ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव हुआ कि भाई जितनी भी विदेशी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका बहिष्कार कर देंगे। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है बंगाल विभाजन प्रभावी दिवस, या मॉर्निंग डे भी इसको बोलते हैं। ये गुड मॉर्निंग वाला मॉर्निंग नहीं है, MOUR है, इसको बोलते हैं शोक दिवस। तो शोक दिवस कब मनाया जाता है, ये पॉइंट याद रखना है। तो ये मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। क्यों? क्योंकि ये प्रभावी हो रहा है। किसी चीज़ की घोषणा होना, कोई चीज़ प्रभावी होना। जैसे आपका एग्जाम निकल गया और आप पद पर बैठ गए, यानी कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, ठीक है। तो दोनों में अंतर होता है ना। एग्जाम निकला आपका 2022 जुलाई में, और आपको पद पे बैठने का मौका मिला जनवरी 2023 में, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो उसी तरह की कुछ चीज़ें हैं कि घोषणा होती है 20 जुलाई में, और लगभग 20 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 4 महीने बाद जो है यहाँ पर प्रभावी हो जाता है। ये प्रभावी हो रहा है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, 2 चीज़ें इसमें हो रही हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बन रहा है पश्चिमी बंगाल, ठीक है, और एक बन रहा है पूर्वी बंगाल। मतलब बंगाल को पहले 2 हिस्सों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। कौन गवर्नर जनरल है उस समय, तो लॉर्ड कर्जन है उस समय गवर्नर जनरल। फिर उसमें एक व्यक्ति का और नाम पूछता है जो कि वहाँ पर ICS अधिकारी भी है, जिसका नाम है एंड्रू फ्रेजर। उसके उपस्थिति में फ्रेजर आयोग और बहुत सारी चीज़ें बनती है। बस याद रखना, एंड्रू फ्रेजर जो है उस समय वहाँ पर ICS अधिकारी है, जो कि सचिव हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया। तो पश्चिमी बंगाल के साथ किसको ज्वाइन करा दिए, तो पश्चिमी बंगाल के साथ उड़ीसा और बिहार को जोड़ दिया गया, ठीक है। पश्चिमी बंगाल प्लस उड़ीसा प्लस बिहार, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को एक साथ कर दिया गया। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार को एक साथ कर दिया इन्होंने, और पूर्वी बंगाल के साथ असम को जोड़ दिया, ठीक है। पूर्व का हिस्सा मतलब ऐसा समझ लो कि जो आपका बांग्लादेश वाला हिस्सा है उसके साथ असम को जोड़ा और एक पूर्वी क्षेत्र बना दिया, और पश्चिमी बंगाल में नीचे का उड़ीसा और बगल का बिहार जोड़ करके एक पश्चिमी बंगाल बना दिया, ठीक है। अब पूर्वी साइड में क्या क्या था, तो राजशाही वंश के एरियाज आते थे, चटगांव आता था, ढाका आता था, ठीक है। तो खैर चटगांव और ढाका तो वास्तविक जो बांग्लादेश है उसमें है ही। राजशाही वाला जो है वो हो सकता है असम का क्षेत्र रहा हो, तो वो चीज़ें अभी वर्तमान में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से डिवीज़न कर दिया गया। आगे आता है कि बंगाल विभाजन प्रस्ताव का विरोध हुआ। कैसे कैसे विरोध हुआ, सबसे पहले एक पत्रिका आती है, ध्यान दीजिएगा, संजीवनी पत्रिका है। संजीवनी बांग्ला पत्रिका है, यानी कि बंगाल से प्रकाशित हो रही है। कौन कर रहा है, तो कृष्ण कुमार मित्र जी इसको प्रकाशित कर रहे हैं। इन्होंने ही 13 जुलाई 1905 को ब्रिटिश माल का बहिष्कार करने का एक सुझाव दे रखा था, ठीक है। आप देख रहे हो कि
जो विभाजन की घोषणा है वो 20 जुलाई को हो रही है, ठीक है। लेकिन इन्होंने 13 जुलाई को ही 1905 में ब्रिटिश माल के बहिष्कार का एक बता दिया कि अगर ये लोग बंगाल विभाजन करेंगे तो हम लोग ब्रिटिश माल का बहिष्कार कर देंगे, जो भी चीज़ें हम लोग ब्रिटिशर्स की यूज़ कर रहे हैं उसको पूरी तरह से क्या करेंगे, बाइकआउट कर देंगे, ठीक। तो बहिष्कार होता कहाँ है, तो खुलना जिला की जनसभा द्वारा बागेरहाट, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बहिष्कार कहाँ हो रहा है, तो एक जनसभा चल रही है बागेरहाट में, खुलना जिले में, वहाँ की जनसभा द्वारा बहिष्कार के बारे में बात की जाती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। संजीवनी पत्रिका है कृष्ण कुमार मित्र की, मैं यहाँ पर हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका है, ठीक है, मतलब बंगाली पत्रिका है या बांग्ला पत्रिका है। अब आता है स्वदेशी आंदोलन में नेतृत्व कौन कौन करता है। स्वदेशी आंदोलन आपको पता है कि टोटल 17 दिन बाद से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि अगस्त 7 को स्टार्ट होता है स्वदेशी आंदोलन। अब स्वदेशी आंदोलन को नेतृत्व कौन कौन कर रहा है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक पुणे और मुंबई में नेतृत्व कर रहे हैं, और इनका उद्देश्य क्या है कि स्वदेशी आंदोलन की जो बातें हैं वो पूरे भारत में फैल जाए, पहला ये। फिर यहाँ पर दो लोगों का नाम आता है, पहले हैं अजीत सिंह और दूसरे हैं लाला लाजपत राय। ये पंजाब और यूपी को संभाले हुए हैं, यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन का जो है नेतृत्व कर रहे हैं। फिर सैयद हैदर रजा एक व्यक्ति आते हैं जो कि न्यू दिल्ली यानी कि दिल्ली में इसका विरोध कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो नाम आता है वो है चिदम्बरम पिल्लई। चिदम्बरम पिल्लई मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है अगुवाई करते हैं, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो भी विरोध हो रहा है, स्वदेशी आंदोलन का विरोध नहीं हो रहा है, मतलब नेतृत्व कौन कर रहा है, यानी कि इंग्लिश चीज़ों का विरोध हो रहा है और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व इन हिस्सों में लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछती है कि क्या फीमेल पार्टिसिपेशन था या नहीं था। तो याद रखना है स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ठीक है। फिर डायरेक्टली हम लोग लग रहा है आ गए हैं अब अपने टेक्स्ट पे। एक चीज़ और याद रखनी है कि जो किसान है वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं है स्वदेशी आंदोलन में, ठीक है। तो ये सब कुछ कारण बनते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है प्रभावी ढंग से नहीं हो पाती हैं, वो भी चीज़ें मैं आपके लिए ले आ दिया हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसमें एक दो पॉइंट जो छूटे थे कि किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि स्वदेशी आंदोलन का साथ कौन नहीं दे रहा है, कौन शामिल नहीं है। तो किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, H.W. नेविन्सन, ठीक है। याद रखिएगा ये किससे, ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं ये, और ये किससे जुड़े हुए हैं, तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि ये जुड़े थे, किससे जुड़े थे, तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। H.W. नेविन्सन, इन्होंने बहुत सारे पत्रिकाएं लिखी, जैसे एक क्रॉनिकल करके लिखा इन्होंने, और भी ब्रिटिश क्रॉनिकल, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है न्यू स्पिरिट इंडिया, ठीक है। तो ये बुक लिखते हैं H.W. नेविन्सन, जो कि स्वदेशी आंदोलन के समय उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इस समय स्वदेशी आंदोलन के समय वंदे मातरम गीत जो है वो शीर्षक गीत बनकर के उभरा। एक प्रश्न और यहां पर ले लीजिए, एक्स्ट्रा प्रश्न है ये, आपको बताना है कि वंदे मातरम, ठीक, किस बुक से लिया गया है, ठीक है, कौन राइटर है, ठीक है। फिर ठीक है, फिर आपको बताना है कौन राइटर है इसका, फिर आपको बताना है किस विद्रोह से प्रेरित है इनकी बुक, ठीक है। फिर आपको बताना है सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया, ठीक है। इतनी चीज़ों का आंसर करो। एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न जो मैं पूछ रहा हूँ हूबहू डिट्टो प्रश्न आपको मिलेंगे, उस समय समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे थे क्या नहीं पढ़ रहे थे। कुछ लोगों को लेक्चर अच्छा लगता है तो बहुत बहुत धन्यवाद जिनको लेक्चर अच्छा लगता है, कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। और कुछ लोग केवल नम होकर के वीडियो 1-2 मिनट देखते हैं, उनके लिए मैं गहरी श्रद्धा व्यक्त करना चाहता हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, जल्दी ही आप जो है लेक्चर कंटिन्यू करके देखो। और एक चीज़ और हमेशा मैं कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि तुम मुझे फॉलो करो, आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है यार।
आप किसी को भी फॉलो करो, आपको कोई और चैनल लगता है कि ये मुझे फॉलो करना चाहिए तो उसको रुक के फॉलो करो। ये नहीं कि एक दिन हमारा चैनल देखा, 2 दिन उसका चैनल देखा, तीसरे दिन पता नहीं किसका चैनल देखने लगे, मटेलुआ चैनल देखने लगे, तो ऐसा नहीं चलता यार। देखो, अगर फॉलो करना है सिलेक्शन के लिए तो शिद्दत से हमारा चैनल फॉलो कर लो, खुलेआम बोल रहा हूँ। 108 दिन हमारे साथ काम करो, ठीक। अगर सिलेक्शन के नज़दीक नहीं पहुंचो या इंप्रूवमेंट नहीं दिखे, 108 दिन बाद ये जज करना है, ठीक है। एग्जाम के 1 वीक पहले ये जज करो कि हाँ कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फायदा हो रहा है तो कंटिन्यू करो, ठीक है, क्योंकि मेंस के बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आप ज्वाइन करके देखो ध्रुव बैच, जिसमें गौरव सर के शायद रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि अब तो वो पढ़ाते नहीं संस्था में, तो उसको लेकर के देखिए, आपको जरूर से फायदा होगा। ये मेरे ओर से कहा जा रहा है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब टेक्स्ट देख लेते हैं। एक मैंने आपको ऑन एन एवरेज जो कंसेप्ट था वो दे दिया है, ठीक है, जो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो चलिए पेशेंस के साथ टेक्स्ट देखते रहेंगे, और मैं ये आशा करता हूँ कि अगर आप शिद्दत से फॉलो करोगे, ठीक है, किसी का भी चैनल, मेरा मतलब कि यूपीएससी हिंदी, तो आपको जो है निश्चित रूप से लाभ होगा। बस आप कंटिन्यूअस रहो और किसी एक चैनल से स्टिक रहो, क्योंकि पहले एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ ऐसा होता था कि आपने यूपीएससी भरा, अब यूपीएससी के 6 महीने बाद यूपीपीसीएस होना है, 3 महीने बाद बीपीएससी होना है, 8 महीने बाद कोई और एग्ज़ाम होना है, तो एक बार ही कोई फॉर्म भरा और सब देते जा रहे हैं, ठीक है। अभी क्या किया है कि आप देखते होगे, आपने सपोज करो कोई वनडे एग्जाम भर दिया, एसएससी का कोई एग्जाम भर दिया, आप यूपीपीसीएस भर दिया, तो आप देखोगे कि डेट जो है ना क्लैश कर गई, कि 2 दिन के अंतर पे उन्होंने दे दिया, ठीक है। या यूपीएससी भरा हुआ है तो पता चला कि पैटर्न ही चेंज कर रखा है, कि उसमें मेंस है, इसमें मेंस में पेपर 5-6 यूपी से पूछ लिया, ठीक है, मतलब मेंस का मतलब कि ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो चीज़ें क्या कर दी गई हैं कि भाई जो व्यक्ति किसी एक चीज़ के लिए दौड़ेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जो व्यक्ति हर ओर दौड़ना चाहेगा वो रेडियोग्राफ बनाएगा। रेडियोग्राफ क्या होता है आप जाके खुद देख सकते हो या बैंकिंग वालों से पूछ सकते हो। चलो, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां जो हमने पढ़ा है उसी को टेक्स्ट में पढ़ने जा रहे हैं, तो चीज़ें स्किप कर सकते हैं या 2x पर देख सकते हैं, ठीक है। नोट्स क्या है कि भाई 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के लिए एक काम करते हैं। क्या करते हैं? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कर रहे हैं। सोसाइटी के द्वारा इंडिया हाउस की आधारशिला रखी जा रही है और श्री वर्मा द्वारा द इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक पत्र का प्रकाशन किया जा रहा है। और इन सब के द्वारा हो क्या रहा है कि ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव डाली जा रही है। गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? तो 21 अप्रैल 1913 को हो रही है। उद्देश्य क्या है इनका? तो जो भी पराधीन भारत है उसको अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने का उद्देश्य ये लोग रखे हुए हैं। अमेरिका और कनाडा में जो लोग हैं उनके द्वारा गठित की गई है और सैन फ्रांसिस्को में पार्टी का मुख्यालय बनाया गया है जो कि अमेरिका का स्थान है। सोहन सिंह भकना एक और संस्था की स्थापना करते हैं जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट, यानी कि पैसिफिक कोस्ट पर हिंदुस्तानी वर्कर्स का एसोसिएशन। 1913 में ही सोहन सिंह भकना द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। जो आपका गदर संस्था है उसके द्वारा गदर नामक एक अखबार पत्र निकाला जाता है जिसके नाम पर ही इस पार्टी का नाम गदर पार्टी पड़ गया था। लाला हरदयाल इस संस्था के पथ प्रदर्शक थे, यानी कि लाला हरदयाल एक तरह से समझ लो कि मुख्य व्यक्ति हैं, टॉर्च बियरर हैं, जो दिखा रहे हैं कि क्या कैसे करना है। उसके अलावा कौन कौन है ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमने उसमें कवर नहीं किया है नोट्स में, लेकिन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल 1-2 करके पढ़ेंगे। पहला है रामचंद्र, दूसरा है बरकतुल्ला, तीसरा है रास बिहारी बोस, ठीक है, चौथा है महेंद्र प्रताप, पांचवा है अब्दुल रहमान, छठवां है मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद सतवां है, करतार सिंह सराभा आठवां है और पंडित काशीराम नौवां है। यहाँ पर 9 नाम दिए गए हैं जिसमें से कि कुछ तो आप जान रहे होंगे। जैसे क्या क्या जान रहे हैं? बरकतुल्ला को जान रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो पहली भारत की अस्थायी सरकार घोषित हो रही है उसमें मोहन सिंह राष्ट्रपति बन रहे हैं और ये व्यक्ति जो है महेंद्र सिंह राष्ट्रपति बन रहे हैं और ये क्या बन रहे हैं? बरकतुल्ला तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ठीक है। रास बिहारी बोस का नाम आपने जान लिया कि ये क्या करते हैं कि आपका थाईलैंड में बैंकॉक में एक वो रखते हैं, सम्मेलन रखते हैं जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को बुलाए थे ये। राजा महेंद्र प्रताप, अभी नाम मैंने बता दिया, ये राष्ट्रपति बन रहे हैं, काबुल में अस्थायी सरकार बनाई जा रही है। फिर आती है मैडम भीकाजी कामा, जो कि कहा जा सकता है कि क्रांतिकारी आंदोलन की माँ की तरह से इनको वो किया जाता है, इज्जत दी जाती है, ठीक है। फिर करतार सिंह सराभा और 1-2 नाम और हैं, भाई परमानंद, इन लोग को आप ऐसे ही याद कर लीजिए, ठीक है। अब राजा महेंद्र प्रताप के बारे में आता है
तो राजा महेंद्र प्रताप क्या करते हैं, सहयोगी हैं इनके बरकतुल्ला, उनके साथ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में, कब 1915 में काबुल में अफगानिस्तान में प्रथम अस्थायी सरकार किसकी, भारत की, इसका गठन करते हैं। खुद को राष्ट्रपति घोषित करते हैं और बरकतुल्ला जो हैं उनको प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं। मैडम भीकाजी कामा के बारे में बात आती है कि कब जन्मी, तो डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सितंबर 1861 आप याद कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। अब भीकाजी कामा के नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये जो है हिंदू मुस्लिम तो है नहीं है, ठीक है, तो हैं क्या, ये पारसी हैं, ठीक है। फिर इनके पिता कौन है, तो सोराबजी फ्रॉमजी पटेल हैं और जयजी बाई सोराबजी पटेल इनकी माता है। जो भीकाजी कामा है या रुस्तम की आर कामा है, इनसे इनका विवाह हो रहा है भीकाजी कामा का, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ क्या है, वकील भी हैं। ये मैडम भीकाजी कामा राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ती हैं और महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में भी सेवा करती हैं। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि भीकाजी कामा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कि ये जो है आपके जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय तिरंगा लहराती हैं, ठीक है, मतलब सॉरी भारतीय झंडा लहराती हैं, पहला इसमें। और दूसरा इसमें स्टेटमेंट दे सकता है कि दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। तो अब ये थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है निजी सचिव वाला, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके याद रखना है, ठीक है। जब भी कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पर 2 नंबर दिए हैं, अगर आपको कोई भी पेड कोर्स के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप लोग करके ले सकते हैं। चलिए आगे। यूरोप और अमेरिका में क्रांति का संचालन कर रही है, जो मैंने आपको बताया ही। और सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना है, 1907 में स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लेती हैं और प्रथम भारतीय झंडे को फहराती हैं, जिसकी डिज़ाइन कौन किया था, तो वीडी सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने साथ मिलकर के संयुक्त रूप से की थी। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि यूरोप और अमेरिका से क्रांति का ये संचालन कर रही हैं। 1907 में जर्मनी में, ये जर्मनी का एक स्थान है स्टुटगार्ट, वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है, जहाँ पर इन्होंने भाग लिया। किसने भाग लिया, तो मैडम भीकाजी कामा ने भाग लिया और ये प्रथम भारतीय झंडे को फहराती हैं वहाँ पर, जिसको डिज़ाइन करते हैं वीडी सावरकर और उनके साथ में श्यामजी कृष्ण वर्मा, और भारतीय क्रांतिकारी की माँ के रूप में विख्यात है। फिर नेक्स्ट, अब यहाँ से चेंज हो जाती हैं चीज़ें। यहाँ पर मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह के बारे में कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं। देखिए, उधम सिंह कौन व्यक्ति हैं, मैंने एक दिन और आपको रेफरेंस दिया था, मैंने कहा था कि उधम सिंह एक विकी कौशल की जो मूवी आई है उसमें सारा पॉइंट तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मूवी का जो मिड सीन है, जहाँ पर जलियांवाला बाग मसाकर दिखाया गया है, हत्याकांड दिखाया गया है, वो आप लोग देख सकते हो। वो 20, 25, 30 मिनट का टोटल होगा स्पैन, क्योंकि मूवी लंबी है 3 घंटे के आसपास, लेकिन आप वो पोर्शन देख सकते हो बस, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि वो इतना अच्छे से, मतलब मुझे नहीं पता कौन प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उसमें, बट इतना अच्छे से परफॉर्म किया गया है कि जब भी जलियांवाला बाग कांड का आएगा ना जिक्र कहीं भी, तो वो बिल्कुल दिमाग पे छाप छोड़ता है। तो उसको आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग न्यू कमर हो, जैसे अभी बिल्कुल इस तैयारी स्टार्ट किया है, 19, 20, 21, 22, इवन 24 साल के अंदर की एज है ना, तो ज़रूर देख लो यार, ठीक है। तो क्या होता क्या है, मदन लाल ढींगरा भी किसी की हत्या कर रहे हैं और आपका उधम सिंह कर रहे हैं। उधम सिंह किसकी कर रहे हैं, तो जलियांवाला बाग कांड में 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। एक है डायर, माइकल ओ डायर हैं और आर डायर हैं, ठीक है। जो आर डायर हैं, रेनेगेल्ड डायर करके नाम है उनका, वो बेसिकली वहाँ पर गोली चलवाने का आदेश देते हैं, ठीक है। और जो लेफ्टिनेंट है वहाँ का, लेफ्टिनेंट जिसको बोलोगे, वो ओ डायर है, ठीक है। तो ओ डायर वॉज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू दिस मसकर। इस जलियांवाला बाग मसकर का, जलियांवाला बाग हत्याकांड का वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो जो ओ डायर हैं उनकी हत्या कर देते हैं आपके उधम सिंह। और मदन लाल ढींगरा क्या कर रहे हैं, तो कर्नल वाइली हैं, उनकी कर्जन वाइली, ठीक है, भारत राज्य सचिव के सलाहकार हैं, उनकी हत्या करते हैं। और डॉक्टर कावास ललकाका है, उनको भी गोलियों से भून देते हैं। तो 2 व्यक्ति हैं। एक बार टेक्स्ट देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या कहता है कि धातव्य है कि मदन लाल ढींगरा 1909 जुलाई में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारतीय राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वाइली, इंपॉर्टेंट नाम ये है, ठीक है, डायरेक्टली इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, कर्जन वाइली और कावास ललकका, इनका नाम जो है एग्जैक्टली मुझे नहीं अभी तक पता था। तो कावास और ललकका को गोलियों से भून देते हैं। इन दोनों में इंपॉर्टेंट नाम क्या है, तो कर्जन वाइली जो है इंपॉर्टेंट नाम है, और कावास ललकका को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। फलता उन्हें फांसी की सज़ा हो जाती है, ठीक है, तो होना ही था। उधम सिंह जलियांवाला बाग केस में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार जो है पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर है माइकल ओ डायर, नाम याद रखिएगा। कई बार होता है माइकल डायर आपको बताया जाता है, दोनों डायर की स्पेलिंग अलग है, और माइकल आर डायर, रेनेगेल्ड डायर और ओ डायर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं।
बहुत सारे कोचिंग में बहुत सारे लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, होती भी हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं और स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल नहीं हो पाती हैं। तो दोनों नाम अलग अलग याद रखना कि आर डायर जब याद आएगा तो ये जलियांवाला बाग से डायरेक्टली अटैच है, और जब ओ डायर आएगा तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है यानी कि एलजी हैं पंजाब के, इनडायरेक्टली अटैच है। ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, मैं मिटा रहा हूं यहां पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इनकी भी जो है माइकल ओ डायर की हत्या करते हैं 1940 में। ठीक, तो करजन वायली की हत्या कौन कर रहा है? तो मदन लाल ढींगरा कर रहे हैं 1909 में, आई थिंक। कब किया था इन्होंने? 1909 में, लंदन में। ठीक है, और जलियांवाला बाग कांड के अप्रत्यक्ष रूप से जो जिम्मेदार हैं उनकी हत्या कौन कर रहा है? तो उनकी हत्या की जा रही है आपके उधम सिंह के द्वारा। चलिए कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में बात कर लेते हैं। कामागाटा मारू जो है हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत है, ठीक है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारत के गुरुदत्त सिंह किराए पर ले लेते हैं। 376 यात्रियों को बैठाते हैं, कनाडा के बंदरगाह पहुंचते हैं वैंकूवर। वहां पर जो है कनाडाई पुलिस इनको प्रवेश करने से रोक देती है। ठीक है, और ये यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी यानी कि तटीय समिति का गठन होता है। अमेरिका में जो रह रहे हैं कुछ लोग, जैसे भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र, सोहन सिंह, ये लोग यात्रियों के समर्थन में आंदोलन करते हैं। तो याद रखिएगा ये लोग गदर पार्टी वाले ही कुछ लोग हैं इसमें। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं कि कामागाटा मारू के लिए, या जितने भारतीय गए हैं उनके लिए कुछ विरोध कर रहे हैं वहाँ पर। कामागाटा मारू जो है वापस आता है, बजबज कलकत्ता पहुँचता है, और क्रुद्ध यात्री, जितने यात्री बैठे रहते हैं 376, उनमें और पुलिस में संघर्ष हो जाता है। 18 यात्रियों की डेथ हो जाती है और 202 यानी कि 200 प्लस लोग को जेल में डाल दिया जाता है। अब रास बिहारी बोस के बारे में अब यहाँ से नया स्टार्ट कर रहा है कि रास बिहारी बोस के बारे में बात बता रहा है कि ये जापान में रह रहे थे और अप्रवासी भारतीय हैं। ये 28 से 30 मार्च के बीच में 2 दिन 1942 में एक विचार विमर्श हेतु टोक्यो में भारत का एक सम्मेलन आयोजित करते हैं ये। ठीक है, उसके बाद 14 से 23 जून बैंकॉक सम्मेलन आयोजित करते हैं। उसी जो आपका टोक्यो में भारतीयों का सम्मेलन आयोजित हुआ, उसी को एक विधिवत रूप प्रदान किया जाता है बैंकॉक सम्मेलन में, और एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस को भी इसमें निमंत्रण दिया जाता है। इस सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली को प्रश्न पूछता है कि हु फॉर्म्ड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसने स्थापित की? ठीक है, तो यहां तक तो एक पार्ट हमने लमसम खत्म कर लिया। ठीक है, और आशा करता हूं कि इसके प्रश्न जब आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। लेकिन मैं बीच में देख लेता हूं, कुछ प्रश्न आपको करा देता हूं। जैसे घटना चक्र जब आप लोग ओपन करेंगे, नई वाली घटना चक्र जो कंपाइलेशन आया, अगर उसका 165 पेज यानी कि 165वां पेज खोलोगे तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों को यही मिलेगा कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की या किसने प्रारंभ किया। तो मैंने आपको बता दिया है कि लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा है जो कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कर रहे हैं फरवरी में, और वहीं पर वो इंडिया हाउस की भी स्थापना कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक समाचार पत्र जिसका नाम है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, उसका प्रकाशन भी कर रहे हैं। आगे जब आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो फिर से यही सब प्रश्न पूछेगा कि गदर पार्टी किसने स्थापित किया। तो लाला हरदयाल जी जो है उनका नाम आता है। ठीक है, तो उन्होंने स्थापित किया। फिर सेम प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाएगा कि गदर पार्टी से संबंधित कौन से व्यक्ति नहीं थे, इसीलिए मैंने गदर पार्टी से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उनका नाम बहुत आप लोगों को अलग से बताया है। जैसे पंडित रामचंद्र हैं, लाला हरदयाल हैं, बरकतुल्ला या बरक उल्लाह दोनों नाम लिखता है, मैडम भीकाजी कामा है, भाई परमानंद है, करतार सिंह सराभा हैं, पंडित काशीराम हैं। ठीक है, उसके साथ ही आपका राजा महेंद्र प्रताप हैं। तो इतना अभी याद आ रहा है, तो इतने लोग जो है डायरेक्टली उसमें एसोसिएटेड हैं। अभी एक प्रश्न पूछा हुआ है यूपी के बीईओ की परीक्षा 2019 में, यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा हुआ था। तो खुदीराम बोस ऑप्शन था। तो खुदीराम बोस आपको पता ही है कि वो मुजफ्फरपुर बम केस में किंग्सफोर्ड पर बम जो फेंका गया था वो और प्रफुल्ल चाकी मिलकर के फेंके थे, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। 1908 यानी कि 1908 की बात है। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है खुदीराम बोस जी। ठीक, फिर जब आगे आप प्रश्न करोगे तो कामागाटा मारू से एक संबंधित प्रश्न आएगा कि भाई जो कामागाटा मारू जहाज है कनाडा के लिए यात्रा पर निकला है 376 लोगों के साथ, तो उसको किराए पर किसने लिया था? तो बाबा गुरदीप सिंह ने उसको किराए पर लिया था। फिर एक प्रश्न आपको मिलेगा कि किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी? तो आपको ही पता है कि 2 लोग हैं, एक तो मदन लाल ढींगरा करजन वायली की हत्या करते हैं
ठीक है। उसके साथ साथ उधम सिंह है जो कि माइकल ओ डायर की हत्या करते हैं। तो इन दोनों लोग को लंदन में फांसी दे दी गई थी। फिर जब आगे आप प्रश्न करोगे तो फिर कामागाटा मारू के बारे में एक प्रश्न पूछा है कि क्या था, ये नाम दे के पूछेगा, तो जहाज था। फिर इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना के बारे में पूछेगा, तो रास बिहारी बोस जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ बैंकॉक में एक सम्मेलन बुलाते हैं 1942 में, जिसमें कि एससी बोस को भी जो है बुलाया जाता है, ठीक। तो अब हम लोग जो पोर्शन करने वाले हैं, ये इतने ही प्रश्न इसमें दिए हुए थे, इतने ही प्रश्नों से पूछे जाते हैं प्रश्न। अब अगला टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं वो है बंगाल विभाजन 1905 का और स्वदेशी आंदोलन। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने पढ़ ली है कि बंगाल विभाजन जब हो रहा है तो बंगाल का गवर्नर कौन है। तो बंगाल का गवर्नर उस समय गवर्नर जनरल जो है वो है आपका कर्जन, ठीक है, जो जिसको बंग भंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। उसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगर बात करेगा, एलजी की अगर बात करेगा, तो वो कौन है, तो एंड्रयू फ्रेजर वो व्यक्ति हैं जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। 1903 से 1908 के बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पे रहते हैं एंड्रयू हेडरसन लीथ फ्रेजर, पूरा नाम ये है इनका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपसे लास्ट में पूछ लूँगा। नोट्स जो है उसी के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घोषणा होती है, ब्रिटिश सरकार घोषणा करती है कि बंगाल का विभाजन कर देंगे। ये लोग कहते हैं बंगाल बहुत बड़ा स्टेट है, हम लोग पूरी तरह से इसको मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न देते हैं कि भाई प्रशासनिक कारण है कि बंगाल को पूरी तरह से प्रशासन वहाँ पर हम लोग ठीक तरह से नहीं चला पा रहे हैं। तो प्रशासनिक कारण वॉज द रीज़न ऐसा गिवन बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है, कि बहुत बड़ा स्टेट है, वी कैन नॉट मैनेज इट अलोन विद अ गवर्नर जनरल। तो एक गवर्नर जनरल के साथ इसको नहीं कर सकते, तो वांट टू डिवाइड इट और बाइफरकेट इट, ठीक है, इसलिए इसको विभाजन करना चाह रहे हैं। तो 20 जुलाई 1905 की डेट डिसाइड होती है। यूपीपीसीएस वालों के लिए डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो तो बस ये जान जाओ कि वहाँ पर गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, 1905 में विभाजित हो गया। और रीज़न क्या था, तो रीज़न मैंने बता दिया। एक्चुअल रीज़न क्या था, तो एक्चुअल रीज़न ये था कि एक तो बुद्धिजीवी थे, जो भी बंगाल के लोग हैं बुद्धिजीवी हैं। उसके साथ साथ बुद्धिजीवी होने के साथ साथ बंगाल में कोई भी क्रांति आती है तो वो पूरे देश में तेज़ी से फैल जाती है, ठीक है। ऐसा भी समझ सकते हो कि जितने भी समाचार पत्रों का प्रकाशन हो रहा है, या बंगाल के लोग थोड़े से चलते फिरते भी हैं। 1913 में आपने देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो लोग थोड़े प्रबुद्ध हैं और उनकी लिंकेज है अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है, भारत के। तो कोई भी काम अगर बंगाल में हो रहा है तो दूसरे जगह पर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो अगर बंगाल को ही सेपरेट आउट कर दिया जाए, यानी कि हिंदू मुस्लिम लड़ा दिया जाए कि कोई रीज़न दे करके, ठीक है, कि बड़ा है स्टेट नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो चीज़ें ज़्यादा कंट्रोल में होंगी हमारे, क्योंकि बंगाल को कंट्रोल में ले लिया तो चीज़ें कंट्रोल में आ गई। आपको पता भी होगा कि 1773 में जब वॉरेन हेस्टिंग आते हैं तो पहला जो सुप्रीम कोर्ट बन रहा है वो बंगाल में ही बना रहे हैं, ठीक है। फिर आपका एशियाटिक सोसाइटी 1784 में बंगाल में ही बन रहा है। बंगाल में ही सबसे पहले गवर्नर जनरल जो है गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर एज ए स्थापित किया जा रहा है। फिर बाद में वो गवर्नर जनरल हो जा रहा है। 1773 में मैंने बताया था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला जाएगा। फिर आप ये भी देखते हो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सबको साथ में मिला करके काफ़ी बड़ा प्रोविंस कह सकते हो कि लिया जाता था, ठीक है। तो बड़ा भी था और बुद्धिजीवी लोग भी थे, इस कारण ये मेन रीज़न है कि उसको बाइफरकेट कर दिया जाए। चलिए, तो उसके जस्ट कितने दिन बाद, तो 17 दिन बाद 20 जुलाई को औपचारिक घोषणा करते हैं कि भाई हम लोग जो है बंगाल का विभाजन कर देंगे, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने ऐसी घोषणा कर दी। 17 दिन बीता, 7 अगस्त की बात है, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई कि हम लोग भी स्वदेशी आंदोलन छेड़ देंगे। इसमें क्या हुआ कि बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जितनी भी चीज़ें हैं उसका बहिष्कार कर देंगे, जो भी इंग्लिश चीज़ें हैं, अंग्रेजी चीज़ें हैं। बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग विरोधी औपचारिक आंदोलन एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। बंग भंग क्या, कि बंगाल को भंग कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो, तो इसके विरोध में हम लोग आंदोलन करेंगे। और विभिन्न क्षेत्रों से जो है लोग एकजुट होकर के ये प्रारंभ कर दिए। 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हो गया, ठीक है। वही मैं जो बता रहा था कि एग्ज़ाम निकला और कब आप पद पे बैठे, तो अभी एग्ज़ाम निकला इस हिसाब से 20 जुलाई के आसपास, और पद पे कब बैठ रहे हो, 16 अक्टूबर को, यानी कि 16 अक्टूबर को फाइनली बाइफरकेट कर दिया। बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। बंगाल में शोक दिवस मना दिया गया, ठीक है। तो ये भी पूछता है कि शोक दिवस या मॉर्निंग डे इस दिन मनाया जाता है। अब बात आती है राखी दिवस के रूप में किसने मनाया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का सुझाव था कि संपूर्ण बंगाल में हम लोग इस दिन राखी दिवस जो है मनाएंगे। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये मैंने नोट्स में कवर नहीं किया था, हालांकि मुझे लगता है कि लिख लेना चाहिए। एक सेकेंड, बंगाल विभाजन में, एक सेकेंड,
रिकमेंडेशन किसका था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। इससे क्या होगा ना, आप लोग जब नोट्स पाओगे तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए कितनी सारी चीज़ें मैं एक एक चीज़ पढ़ पढ़ के आप लोगों के लिए लाता हूँ। आप लोगों को करना रहता है एक हिट लाइक करना है, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको सच में ज़रूरत होती है। देखिए मैं ये मान रहा हूँ कि जिनके पास पैसे हैं वो लोग कोई पेड कोर्स ज्वाइन कर लेते होगे यार, कहीं इनरोल कर लेते होगे, महंगी कोचिंग्स में ले लेते होगे, ठीक है, और आपस में बात करते होगे कि मैंने तो उसका लेके रखा है विज़न का, 4 दिन क्लासेस नहीं की। होता है, सबके साथ होता है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। PW का भी ले रखा हूँ, ये अपने दोस्तों को बताओगे नहीं, या कोई मांगेगा तो घट जाएगा तुरंत। तो कम से कम अगर मेरा लेक्चर देख रहे हो तो कम से कम उन लोगों के साथ शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप पे लगा लो, जिनको ज़रूरत होगी वो ले लेंगे यार। ठीक है, शेयर भी मत करो, कोई ज़रूरत नहीं इतना भला करने की। आप अपने व्हाट्सएप पे उस पोस्ट को लगा लो, जिसको ज़रूरत होगी वो ले लेगा। चलो, बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ? पूर्वी और पश्चिमी बंगाल का विभाजन हो गया। पूर्वी साइड ले लिया और पश्चिमी साइड ले लिया। तो पूर्वी बंगाल में असम को मिलाया और मिला करके एक नया प्रांत बनाया, जिसमें राजशाही चटगांव और ढाका शामिल कर दिया, और मुख्यालय क्या बना दिया? ढाका, जैसे आज का बांग्लादेश। ठीक है, और दूसरा भाग जो था उसमें पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार को शामिल कर दिया। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया, और एंड्रयू हेंडरसन लीथ फ्रेजर जो है सिविल सेवक अधिकारी थे, जो कि उस समय बंगाल के आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। एंड्रू फ्रेजर के नाम से आपका इनका नाम मिलेगा। बंगाल विभाजन में इनकी योजना जो है बहुत महत्वपूर्ण रही। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे, और ईस्ट जो भी पूर्व तथा पश्चिम सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वयक के समर्थक भी थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस तरह की बर्बादी क्यों कर रहे हो। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है, और दोनों के बीच असमंजस का यही मूल कारण है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में गलती करे। मतलब ये कहते थे कि भाई पश्चिम के लोग हम लोग के साथ जैसा कर रहे हैं तुम लोग भी वैसा ही मत करने लगो। ठीक है, बंगाल विभाजन के प्रस्ताव जो था उसके विरोध में बांग्ला पत्रिका है संजीवनी। कौन संपादक हैं? तो कृष्ण कुमार मित्र संपादक हैं। उन्होंने अपनी पत्रिका में 13 जुलाई 1905 के अंक में ही सुझाव दिया था कि सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, यानी कि स्वदेशी आंदोलन का एक तरह से नींव कौन रख रहा है? तो जो आपके कृष्ण कुमार मित्र हैं, के मित्र हैं, उन्होंने ही संजीवनी पत्रिका के माध्यम से 13 जुलाई को ही ऐसा रख दिया। फिर उन्होंने यही कहा कि शोक मनाना चाहिए, सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से संपर्क तोड़ लेने चाहिए। तो इनका ये सारा कुछ सुझाव था, जो बाद में स्वदेशी आंदोलन के रूप में अपनाया गया एक तरह से। उनके सुझाव का समर्थन कौन कर रहा है? तो बागेरहाट जिला खुलना में 16 जुलाई 1905 में जनसभा द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा है। ऊपरी तौर पर ब्रिटिश सरकार कहती है कि बंगाल का विभाजन जो हम लोग किए हैं उसमें प्रशासनिक सुविधा होगी हम लोगों को। ठीक है, क्या इन्होंने बताया? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए इन्होंने बंगाल का विभाजन किया है। लेकिन वास्तव में क्या था कि बंगाल जो राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था, कि बंगाल में राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा था, तो राष्ट्रवाद की वृद्धि को हम लोग दुर्बल कर देंगे, ये उद्देश्य था इनका बेसिकली बंगाल विभाजन करने का। उस समय वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत, अब ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, डायरेक्टली स्टेटमेंट दे के प्रश्न बहुत पूछते हैं। मुझे लगता है कि 2021 या 22 की परीक्षा में बहुत सारे स्टेटमेंट, मुझे लगता है 3 या 4 स्टेटमेंट दिया और फिर पूछा कि किसने कहा था। तो स्टेटमेंट्स जब भी आए तो उसको सेपरेटली पढ़ लो, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन हिट करना थोड़ा टफ हो जाता है, गेसिंग नहीं आती है अंदर से। अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना, बंगाल आबादी का बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थीं। ये कौन कह रहा है? तो कर्जन कह रहा है। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। स्वदेशी आंदोलन आपको पता ही है कि चिंगारी थी एक तरह से। जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ आग लग गई, और 17 दिन बाद, ऐसे याद रखना कि 20 तारीख को ऐसे अनाउंसमेंट हुआ कि बंगाल का विभाजन कर देंगे जुलाई में, और फिर 17 दिन बाद उसके 7 अगस्त को ये हुआ कि हम लोग जो है स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो अरविंद घोष जी हैं, लोकमान्य तिलक हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं और लाल लाजपत राय हैं। ये लाल बाल पाल जो थे वही स्वदेशी आंदोलन को आगे लेकर के जा रहे हैं, यानी कि उसको प्रस्तावित कर रहे हैं। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, लेकिन उदारवादी गुट जो था इसके विरुद्ध था। वो कहता था नहीं, इस तरह की कोई चीज़ मत करो, कि ब्रिटिशर्स के बिल्कुल भी विरुद्ध मत हो जाओ। ठीक है, ये लोग कहते थे नहीं, खुल के विरोध होगा। सही भी था, करना चाहिए। बंगाल के प्रारंभ में हुए स्वदेशी आंदोलन को लोकमान्य तिलक ने सारे देश में, विशेषकर बंबई और पुणे में, अजीत सिंह और लाल लाजपत राय ने, मैंने बताया कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में, सर
सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व उसका किया। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्रित करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी मैंने नोट्स में नहीं शामिल किया था, आप लोग खुद से शामिल कर लीजिएगा। क्या किया अश्विनी कुमार दत्त में, डायरेक्टली पूछता है स्वदेश बांधव कमेटी, ठीक है ना। स्वदेश बांधव कमेटी कौन लेकर के आया, तो अश्विनी कुमार दत्त, के दत्त लेकर के आते हैं, ठीक है। किसके समर्थन जुटाने के लिए, तो जो आपका स्वदेशी आंदोलन है हो रहा है उसमें जन समर्थन एकत्रित करने के उद्देश्य से स्वदेश बांधव कमेटी की समिति की जो है स्थापना करते हैं। इस आंदोलन में सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो महिलाओं का सक्रिय रूप से भाग लेना, यानी कि महिलाएं जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगी, फीमेल्स। ऐसे प्रश्न पूछता है, देखिए स्वदेशी आंदोलन के विषय में 3 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं बना करके, आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला, स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात संजीवनी मैगजीन या संजीवनी पत्रिका से प्रेरित था, ठीक है, जो कि आपकी के मित्रा के द्वारा प्रकाशित की गई थी, बांग्ला पत्रिका, ठीक है। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ठीक है। तीसरा, स्वदेशी आंदोलन में किसानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इसका आपको प्रश्न का आंसर करना है कि ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट नहीं, सॉरी, कौन सा इनकरेक्ट है, ए इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट है कि सी इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्या देख रहे हैं, किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बनता है, इससे भी मैंने रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। फिर एक पत्रकार का नाम आता है, नाम है H.W. नेविन्सन। पत्रकार का नाम क्या है, H.W. नेविन्सन। ये क्या कर रहे हैं, तो ये जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। एक सेकंड में पानी पी ले रहा हूं, आप लोग भी जो है रिलैक्स कर लीजिए। चलिए, तो H.W. नेविन्सन जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इनका नाम भी पूछता है। भारत में रह के क्या क्या कर रहे हैं, मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी नाम याद रखिएगा, क्या क्या है, मैनचेस्टर गार्जियन है, डेली क्रॉनिकल है और ग्लासगो हेराल्ड है। 4 महीने तक भारत में रह के रिपोर्टिंग करते हैं इन सारे अखबार समाचार पत्रों के लिए। और कौन सी बुक लिखते हैं, तो द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से एक बुक ये बाद में लिखते हैं। फिर राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रभाव बढ़ रहा है उस वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर के इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करते हैं, ठीक है। अब देखिए, गगनेंद्र नाथ या गजेंद्र नाथ, मुझे गजेंद्र नाथ पता था पहले, ठीक है। अब इसमें गगनेंद्र लिखा है, एक बार क्रॉस चेक करिएगा। तो अवनींद्र नाथ टैगोर और गजेंद्र नाथ टैगोर जो हैं वो पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कर रहे हैं, जिसके द्वारा जो भी प्राच्य कला मूल्य है ना उसका पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत करने के लिए इसका स्थापना की है। नाम याद रखिएगा, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। कौन स्टार्ट किया, तो अवनींद्र नाथ टैगोर 1907 में स्टार्ट किए, किसके साथ, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर के। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया जाता है। आपको पता है कि दिल्ली दरबार लग रहा है दिसंबर 1911 में। जॉर्ज पंचम आ रहे हैं और महारानी मैरी आ रही हैं, दिल्ली दरबार लग रहा है। कौथा दिल्ली दरबार था ये आपको बताना है, ठीक है। ये कौन सा दिल्ली दरबार लग रहा है, दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया। तो ये सब प्लान था कि वो आएंगे और बंगाल विभाजन रद्द घोषित करेंगे, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता को रिप्लेस करके दिल्ली को भारत की नई राजधानी घोषित कर दिया, ठीक है। कब घोषित किया, तो 1911 में दिसंबर के महीने में, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम आते हैं। घोषणा के अनुरूप क्या हुआ कि बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित कर दिया, उड़ीसा और बिहार को अलग निकाल दिया 1912 में ही और अलग प्रांत बना दिया। असम को एक नया प्रांत बना दिया, जैसे कि उस स्थिति 1874 में हुआ करती थी, और उसमें क्या किया, सिलहट के पोर्शन को जोड़ दिया। तो ये कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, फिर से एक बारी बता दे रहा हूँ कि उड़ीसा और बिहार जो अभी तक आपके
पश्चिमी बंगाल में आते थे, उनको क्या किया कि बंगाल से अलग कर दिया 1912 में, एक अलग प्रांत बना दिया इन लोगों को, ठीक है। फिर असम जो कि आपके पूर्वी बंगाल में आ रहा था, उसको भी एक नया प्रांत बना दिया और 1874 में जैसी उसकी स्थिति हुआ करती थी वैसी ही स्थिति उसकी कर दी, बस उसमें सिलहट भी जोड़ दिया, ठीक है। तो सिलहट का पोर्शन भी इसमें जोड़ दिया गया। अगला हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको आज कवर कर लेते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि मुस्लिम लीग भी हम लोग आज ही कवर कर लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए तो कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोट्स के द्वारा ही देखेंगे, इसमें एक्स्ट्रा नोट्स मैं नहीं लिखूंगा, चीज़ें थोड़ी इजी हैं, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी कांग्रेस की बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया कि 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले हैं कौन, तो एक पॉलिटिकल गुरु हैं किसके, महात्मा गांधी के। ये दोनों प्रश्न पूछता है, ठीक है। 1905 में ही भारत सेवक समाज की स्थापना कर रहे हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो भारत सेवक समाज नाम से नहीं पूछता है। अब देखिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का मैं अंतर बता देता हूँ कि भारत सेवक समाज से आपको प्रश्न में कभी भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश नहीं पढ़ें और केवल भारत सेवक समाज याद करके जाएं तो ये प्रश्न गलत करके आएंगे, क्योंकि जब भी एग्जामिनेशन में पूछा है तो क्या पूछा है, ऐसे लिखता है डायरेक्टली, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन लिख करके पूछेगा। PYQ करिए आप लोग, जितने भी लोग जो है ये देखते हैं वो लोग PYQ जरूर करें, ठीक है। जितनी बुक मिल पाए PYQ की, जो बुक मिल पाए, आपको लग रहा है कि भाई इसमें कम दिया हुआ है तो दूसरे बुक से कर लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पूरा पेपर करना चाहिए तो आप लोग वो जो एक बुक आई हुई है, नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है, यूथ YCT यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है 1906 में क्या होता है, तो 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर के पार्टी में विभाजन की नौबत आ जाती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि 1906 में कलकत्ता में हो रहा है, तो अब अध्यक्षता कौन करेगा, इस बात को लेकर के बवाल हो रहा है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो है अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया, क्योंकि दादा भाई नौरोजी को सब लोग मान रहे हैं, तो दादा भाई नौरोजी उस समय अध्यक्ष बनते हैं और ये एक बवाल टल जाता है कि भाई अध्यक्ष कौन बनेगा। इस पर खींचतान जो है वो कुछ समय के लिए अटकल लग जाती है। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई ने स्वराज की मांग की थी। तो ये भी पॉइंट एक याद रखना है कि किस अधिवेशन में दादा भाई ने पहले स्वराज की मांग की थी। तो पहली बार दादा भाई ने स्वराज की मांग की आपका कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। फिर आता है कांग्रेस द्वारा सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। यानी कि जब गोपाल कृष्ण गोखले जो है आपका अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं बनारस अधिवेशन की 1905 में, तभी सेल्फ रूल पर चर्चा हो रही है। लेकिन 1906 में जब दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन में इसको अध्यक्षता कर रहे हैं तो स्वराज का प्रस्ताव पारित हो रहा है। इसके साथ ही स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। तो स्वदेशी मैंने बता ही दिया, स्वदेशी आंदोलन आपका, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रस्ताव भी पारित हो रहा है आपका 1906 में ही। दादा भाई नौरोजी को लोग वयोवृद्ध नेता या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे। तो यहाँ पर भी आप याद रखेंगे कि वयोवृद्ध नेता कभी नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन में, हमेशा मिलेगा आपको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन था, तो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। नौरोजी यानी कि पारसी समुदाय से ताल्लुकात रखते थे और ये बहुत पढ़े लिखे थे, मतलब गणित के प्रोफेसर हुआ करते थे ये, ठीक है। 1892 में पहले वो भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिसम्बरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। तो ब्रिटिश संसद के सदस्य भी ये रह चुके थे, ठीक है, उदारवादी दल की ओर से। यानी कि जो आपका लिबरल पार्टी थी वो 1892 में लिबरल पार्टी की ओर से पहले जो है ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाते हैं। फिर वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं 1886, 93 और 96 में, ठीक ना। तो कुछ भी करके जो भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए उसमें जो अध्यक्ष है उनको याद कर लीजिए, ठीक है। मैंने एक बार ही बनाया था डब्लू दादा बद्रू यूँ करके, ठीक है। तो आप लोग का जो भी तरीका हो बना लो, डब्लू दादा बद्रू यूँ, ठीक है। तो जैसे डब्लू से बनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिर आपका आता है दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे में और जॉर्जी उल, ठीक है। इस तरह से मैंने काफ़ी लंबा सा बनाया था। तो आप लोग को जो भी तरीका है उस तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं, ठीक है। अब आता है दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति हैं जो कि एल्फिंस्टन कॉलेज है बम्बई में, उसमें गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त होते हैं। तो मैंने बताया कि गणित के प्रोफेसर हैं। गुजराती पत्रिका निकालते हैं, इसका नाम है रास्त गोफ्तार। अभी एक वेब सीरीज़ आई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हो, ठीक है। वेब सीरीज़ किसके बारे में बात कर रहा है,
तो मैं बात कर रहा हूँ अभी महाराज के बारे में। मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि कई सारी चीज़ें ना हिस्टोरिकल जो बनती है उन्हें देखना चाहिए। तो वेब सीरीज़ है महाराज करके, ठीक है, जिसमें ये दिखाता है कि जो है चरण सेवा में कुछ लोगों का जो है वो एक तरह से समझ लो कि रेप कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो उसके विरुद्ध में जो व्यक्ति लड़ रहा है, ठीक है, वो दादा भाई नौरोजी के साथ में ही प्रिंटिंग का काम कर रहा है, यानी कि वो साथ में ही अपनी मैगजीन निकाल रहा है और बंद होने के बाद उसकी मैगजीन वो रास्त गुफ्तार में ही अपने लेख प्रकाशित करता है, ठीक है। तो उसमें जो व्यक्ति हैं वो है करसन दास मूल जी, ठीक है। देखने लायक है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसमें रास्त गुफ्तार के बारे में भी थोड़ी सी बातें पता चलेगी, दादा भाई नौरोजी का थोड़ा सा उसमें लाइफ हिस्ट्री भी पता चलेगा, ठीक है, और करसन दास के बारे में पता चलेगा। फिर आते हैं सी वाई चिंतामणि जो है दादा भाई नौरोजी के विषय में कहते हैं कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले जी उनके बारे में कहते हैं कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में। शायद यही रीज़न रहा होगा कि 1906 में जब बवाल होता है अध्यक्ष पद को लेकर के और दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता के लिए चुने जाते हैं तो किसी को कोई फिर प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि बहुत ही रिवर्ड यानी कि सम्मान पाने वाले व्यक्ति थे, श्रद्धा थी लोगों की उनके प्रति। 1907 में सूरत स्प्लिट होता है, यानी कि सूरत में जो 23वां वार्षिक अधिवेशन हो रहा है उसमें उदारवादी और उग्रवादी यानी कि एक तरह से नरम दल और गरम दल, इसमें जो है विभाजन हो जा रहा है। किस चीज़ को लेकर के हो रहा है, तो फिर से अध्यक्ष पद को लेकर के विभाजन हो जा रहा है। जहां उग्रपंथी में लाला लाजपत राय है, वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं, वहीं उदारवादी में रासबिहारी घोष, अब ये नाम याद रखिएगा, रासबिहारी बोस और घोष में काफ़ी अंतर है, ठीक है, अध्यक्ष बनना चाहते थे। लास्ट में क्या होता है, रासबिहारी घोष जो है अध्यक्ष बनने में सफलता हासिल करते हैं 1907 में, ये याद रखिएगा। सूरत स्प्लिट के नाम से भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। फिर आता है मुस्लिम लीग का गठन, 1906 में होता है। कहाँ होता है, तो आगा खान नेतृत्व करते हैं 1906 में, अक्टूबर में आगा खान नेतृत्व कर रहे हैं और मुस्लिमों का जो शिमला प्रतिनिधिमंडल है वो एक केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार करता है कि हम लोग की भी एक केंद्रीय मुस्लिम सभा होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि कांग्रेस वाले मतलब कुछ लोग मिलकर के कांग्रेस बना लिए हैं, तो कुछ मुस्लिम ऐसा सोचते हैं कि हम लोग को भी लीड करना चाहिए, हम लोग की भी अपनी सभा होनी चाहिए। तो आगा खाजी इसमें जो है लीड कर रहे हैं। 1906 में वो एक शिमला प्रतिनिधिमंडल के द्वारा केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने के लिए विचार करते हैं, जिससे कि मुसलमानों के हित का संरक्षण हो, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि वो अपना संरक्षण कर रहे हैं, अपने हितों का संरक्षण करते हैं मुसलमानों के नाम पर। तो इस विचारण के अनुरूप ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन, ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस होता है दिसंबर 1906 में। इस सम्मेलन में स्वागत समिति के अध्यक्ष और राजनीतिक बैठक के संयोजक ढाका के कौन है, सलीमुल्ला खां। ढाका के जो राजनीतिक बैठक के संयोजक हैं नाम है सलीमुल्ला खां, नवाब सलीमुल्ला खां। उन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव दिया और वकारुल मुल्क एक व्यक्ति हैं जो कि इसके समर्थक थे। तो दो नाम याद रखिए, ढाका के नवाब सलीमुल्ला खां, वकारुल मुल्क, और इसके पहले आगा खां, ठीक है। ये सब लोग जो है मिल करके ये चाहते हैं कि मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए एक लीग का गठन होना चाहिए। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया जाता है और मोहसिन उल मुल्क, वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से सचिव नियुक्त कर दिया जाता है, जो संगठन रहता है उसका। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया जाता है, लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया जाता है और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं, ठीक है। तो सारा फंडा आपको पता चल गया कि कौन कौन इसमें शामिल है और कौन अध्यक्ष हो रहा है, ठीक है। फिर आता है कि इस संगठन के 3 उद्देश्य दिए जाते हैं। पहला कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, कि भाई ब्रिटिश सरकार मुसलमानों के बारे में बहुत अच्छा सोचे, पहला उद्देश्य ये दिया जाता है, तो वही हो भी जाता है। फिर दूसरा है लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, कि भाई हमारा उद्देश्य जो है उसके लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन दूसरे संप्रदायों के बारे में कोई कटुता नहीं रखी जाएगी, ठीक है। कि कोई और सेक्ट है, अगर हिंदू हैं या फिर जैन हैं, तो उनके बारे में कोई कटुता किसी तरह की नहीं रखनी है। फिर तीसरा है कि मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करेंगे, कि भाई ऐसा ना हो कि सारे पद जो है वो हिंदू या कांग्रेस वाले ही खा जाए और हम लोग को कुछ ना मिल पाए। तो हम लोग मुस्लिम अधिकारों की रक्षा करेंगे, राजनीतिक अधिकार बेसिकली, कि हम लोग को भी पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, और उनका विस्तार करने में हम लोग लगे रहेंगे। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में, 1908 में अमृतसर में होता है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि 1907 में कहाँ हुआ, कराची में हुआ, 1908 में कहाँ हुआ, अमृतसर में हुआ। इस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए क्या मांग किया गया, तो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है कि मुस्लिम व्यक्ति
जो वोट देगा वो मुस्लिमों को ही देगा, यानी कि कोई हिंदू, पारसी, जैन, ठीक है, बौद्ध, वो मुस्लिमों को वोट नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट इंग्लिश में। तो ऐसी जो है मांग किया गया है, जो कि 1909 में फुलफिल हो जाता है जब मार्ले मिंटो आते हैं, ठीक है। मार्ले सचिव है और मिंटो कौन है? लॉर्ड मिंटो यहाँ के गवर्नर जनरल है। तो उनके द्वारा जो है इसको प्रदान कर दिया जाता है कि चलिए आपको पृथक निर्वाचक मंडल हम लोग दे देंगे। 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा खुलती है, किसके द्वारा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो लंदन में खुल रही है शाखा, ये याद रखना है। और सैयद अमीर अली जो है उसको स्थापित कर रहे हैं, ये भी याद रखना है। कल से हम लोग मार्ले मिंटो सुधार और रिलेटेड 3-4 चैप्टर जो भी छोटे छोटे होंगे अगर, तो सब कुछ हम लोग कवर कर लेंगे। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर आप कंटिन्यूअस रहेंगे, लेक्चर को रिवाइज करते रहेंगे, तो चीज़ें हाथ में आएंगी। पेशेंस रखना सबसे बड़ा काम है कि अरे धीरे पढ़ा रहे हैं, मैं तो 18 चैप्टर पढ़ लूँगा। तो स्टडी बट रेगुलर विंस द रेस, हमेशा याद रखिए। परसिवरेंस काम आता है। रोज 3-3 घंटा पढ़ो, रोज 2-2 घंटा पढ़ो, रोज पढ़ो। गैप नहीं होना चाहिए कि बुआ के वहाँ चले गए, मौसी आ गई, फिर भी वो 2-2.5 घंटा 3 घंटा पढ़ रहे हो। आप देखना कि बदलाव दिखेगा, ठीक है। मैं नहीं कहता कि 18 घंटा पढ़ो, जब एग्जाम आएगा तो अपने आप 10 घंटा प्लस हो जाओगे, कि एग्जाम आने के 1 महीने पहले आप लोग 10 घंटा 8 घंटा पढ़ना बड़े आराम से स्टार्ट कर दोगे। लेकिन जब तक एग्जाम नहीं है, ऑफ टाइम चल रहा है, तो जो थ्योरी रीड करनी है वो कम से कम कुल मिलाकर के 3 घंटे के आसपास या 2 घंटे के आसपास डेली बेसिस पर, मतलब उसमें जीरो गैप। संडे आ गया, मस्ती करते हैं, संडे क्या होता है यार, वो तो 1960 से शुरू हुआ है। आप लोग मजे से जो है पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। चलिए रखिएगा, मतलब कि ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।